अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको वॉयेजर 1 और 2 के बारे में शॉर्ट में जानकारी दी थी। आज के इस एपिसोड में हम केवल वॉयेजर 1 के बारे में ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉयेजर 1 आज ब्रह्मांड में इतनी दूर पहुंच चुका है कि अगर उससे हमारे सूरज को देखने की कोशिश की जाए तो वो हमें रात के समय आकाश में चमकते किसी धुंधले सितारे की तरह दिखता है। वॉयेजर 1 का सफर किसी खास सितारे या ग्रह की ओर नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 40,000 साल बाद ये 1.6 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद सितारे AC+793888 नाम के सितारे के करीब से गुजरेगा। इस सितारे की खास बात यह है कि ये 4,30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ा चला रहा है। वॉयेजर 1 की रफ्तार इस समय 61,400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है और इस रफ्तार से ये 74,438 साल में सूरज से सबसे करीब के सितारे प्रोक्सिमा सेंचुरी को भी पार कर जाएगा। लेकिन प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हासिल करने में वॉयेजर 1 को अभी 17,522 साल और लगेंगे। डीप स्पेस नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिकों और वॉयेजर 1 के बीच संपर्क बनाए रखने का काम रेडियो सिग्नल्स करते हैं जो प्रकाश की गति से चलते हैं। सौरमंडल को पीछे छोड़ गहन अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस में प्रवेश कर चुका वॉयेजर 1 मानव निर्मित ऐसा अकेला स्पेस प्रोब है जो धरती से सबसे दूर करीब 21 अरब किलोमीटर से भी दूर जा चुका है। आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वॉयेजर 1 तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 17 घंटे का समय लगता है। वॉयेजर 1 हर दिन पृथ्वी से 14,73,600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी वॉयेजर 1 हर दिन पृथ्वी से इतनी दूर चला जाता है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 4 गुना है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर वॉयेजर 1 की स्पीड से हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं तो हमें सिर्फ 40 मिनट ही लगेंगे। हालांकि अब इसकी बैटरी कमजोर होती जा रही है और शायद 2025 तक काम करना बंद कर देंगी। उसके बाद वॉयेजर 1 ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में तब तक सफर जारी रखेगा जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट इससे क्रैश न हो जाए। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि वॉयेजर 1 अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था, यानी अपने सफर के 35 साल बाद। 1990 में वॉयेजर 1 ने अपना प्राइमरी मिशन पूरा कर लिया था और सौरमंडल से बाहर जाने की तैयारी में था। ऐसे में डॉक्टर कार्ल सगान के रिक्वेस्ट पर नासा ने वॉयेजर 1 का कैमरा पृथ्वी की ओर मोड़ा और पृथ्वी की एक अनोखी तस्वीर ली। वॉयेजर 1 तब धरती से 6 अरब किलोमीटर दूर था और इस रिकॉर्ड दूरी से अंतरिक्ष के काले महासागर में पृथ्वी एक चमकीले नीले बिंदु की तरह नजर आ रही थी। 6 अरब किलोमीटर की दूरी से ली गई ये पृथ्वी की पहली और अंतिम तस्वीर है। डॉक्टर कार्ल सगान ने इस तस्वीर को देखा तो वो आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों से भर उठे और उन्होंने उस तस्वीर का नाम पेल ब्लू डॉट यानी गहरा नीला बिंदु रखा। इस नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1994 में एक किताब पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने पेल ब्लू डॉट अ विजन ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर इन स्पेस रखा। इस किताब में महान एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर कार्ल सगान ने वॉयेजर 1 के कैमरे से ली गई पृथ्वी की इस तस्वीर पर अपने विचार गहराई से व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की इस महानतम दूरी 6 अरब किलोमीटर से पृथ्वी शायद कोई खास दिलचस्पी की चीज ना लगी, लेकिन हमारे लिए इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहे इस नीले बिंदु को दोबारा देखिए। ये वहां है जहां हमारा घर है। ये हम हैं, हर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हर वो व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, वो हर कोई जिसके बारे में आपने सुना हो, वो हर इंसान जो कभी था। उन सब ने इसी नीले बिंदु में अपनी उम्र गुजार दी। हमारी सारी खुशियां और तमाम दुख मुसीबतें, विश्वास से भरे हजारों धर्म, मान्यताएं और आर्थिक नीतियां, हर एक शिकारी और शिकार, प्रत्येक हीरो और कायर,
सभ्यताओं को जन्म देने वाला हर एक निर्माता और उन्हें मिटा देने वाला हर हमलावर, हर राजा और गुलाम, प्रेम में डूबे सभी प्रेमी और प्रेमिकाएं, हर एक माँ और हर पिता, भ्रष्टाचार में डूबा हर एक राजनेता, हर एक सुपरस्टार, सभी महान लीडर, हर एक साधु और पापी जिनसे मानव सभ्यता के इतिहास के पन्ने भरे हैं, वो सभी सूरज की किरण में तैर रहे धूल के एक कण जैसे नजर आ रहे इस नीले बिंदु में ही जिए और फना हो गए। इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत नगण्य है। अब उन सभी बर्बर हमलावरों और जनरल्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इस बिंदु के सूक्ष्म से हिस्से पर कब्जे की हवस में इंसानियत को शर्मिंदा किया और खून की नदियां बहा डाली। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करते हुए कहा कि उस खौफनाक अत्याचार को याद कीजिए जो इस बिंदु के एक सिरे के लोगों ने दूसरे सिरे के लोगों पर किए। वो एक दूसरे के प्रति किस तरह नासमझी से भरे हुए थे। वो एक दूसरे को मार डालने के लिए कितने उतावले थे। एक दूसरे के लिए उनकी नफरत कितनी गहरी थी। तमाम तड़क भड़क और दिखावा, हमारा छिछला अहंकार, ये भ्रम कि ब्रह्मांड में हमें एक विशेष दर्जा हासिल है, इन सब बातों को इस तस्वीर में नजर आ रही नीले रंग की ये बिंदु चुनौती दे रही है। ब्रह्मांड के इस गहन अंधकार में हमारा ग्रह एक अकेले भटकते धूलकण जैसा है। ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में ऐसा कोई इशारा तक नहीं मिलता कि हमें खुद से ही बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आएगी। अब तक पृथ्वी ही केवल ऐसी जगह है जहां जिंदगी फल फूल रही है। कम से कम निकट भविष्य में भी ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मानव जाति रहने के लिए जा सके। हाँ, हम धरती से बाहर कुछ जगहों पर गए जरूर हैं, लेकिन अब तक हम कहीं बस नहीं सके हैं। अब आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन इस वक्त तो पृथ्वी ही वो जगह है जहां हम मौजूद हैं और जिंदगी आबाद है। मेरे विचार से ये तस्वीर हमारी इस जिम्मेदारी को बताती है कि हमें एक दूसरे के प्रति कहीं अधिक नरमी और सहनशीलता के साथ पेश आना चाहिए, ताकि हम इस गहरे नीले बिंदु को, जो कि जिंदगी का एक अकेला घर है, इसको बचाने के साथ ही जीने के लायक बनाए रख सकें। वॉयेजर 1 को नासा ने अमेरिका से 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया। इसका मकसद बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं का अध्ययन करना था। ये दोनों मिशन नवंबर 1980 में पूरे हो गए थे, लेकिन तब इसके संचालकों ने इसे एक नए काम पर लगा दिया कि ये हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्सों का अध्ययन करेगा और उसके बाद तारों के बीच फैले अंतरिक्ष की खोजबीन करके निकल जाएगा। आज मैं ये एपिसोड 13 नवंबर 2017 को बना रहा हूँ। तब ये खोजी यान 40 साल 2 महीने और कुछ दिन पूरा कर चुका है। आपको अभी ऊपर जो दूरी का आंकड़ा 21 अरब 92 करोड़ किलोमीटर बताया गया था, वो आज का लेटेस्ट पृथ्वी से दूरी का आंकड़ा था, जो गणनाओं के आधार पर निकाला गया है। अगर आप इस दूरी का करंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नासा द्वारा सितंबर 2013 में घोषणा की गई थी, जिसके मुताबिक वॉयेजर 1 ने 25 अगस्त 2012 के आसपास अंतरतारकीय अंतरिक्ष यानी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। अगर सिंपल भाषा में कहें तो तारों के आंगन में पहुंच चुका था। जिस समय वॉयेजर 1 ने अपना सफर शुरू किया था, उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था और हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। लेकिन तब से ये यान लगातार चलता चला आ रहा है और आज हमसे इतनी दूर जा चुका है कि उतनी दूरी आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई चीज तय नहीं कर पाई है, यानी प्रकाश को छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मशीन बगैर रुके पिछले 40 साल से चलती जा रही है और पता नहीं कितने सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी। क्या इसमें नासा ने शक्ति का कोई जादुई स्रोत लगाया है जो वे किसी को बताना नहीं चाहते? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अंतरिक्ष यान में 2 तरह के ईंधन हैं। एक यान को आगे बढ़ाने और दिशा बदलने के लिए और दूसरा है बिजली को चालू रखने के लिए। इसे आगे धकेलने वाला ईंधन है आइसोहाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक सिंपल कंपाउंड है जिसकी स्मेल अमोनिया जैसी होती है। इसे चुनने के पीछे का कारण है कि ये सस्ता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी ठोस बनने का तापमान बहुत कम है। वॉयेजर में जेट का उपयोग यान को दिशा देने के लिए होता है, इसलिए ईंधन का तकनीकी नाम
ट्रेंड कंट्रोल प्रोपेलेंट है। जाहिर है कि इसे लगातार धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे दिया गया धक्का काफी देर तक काम आएगा। इसके अलावा वॉयेजर 1 ने अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का भी फायदा उठाया। इनके प्रभाव से यान की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे वॉयेजर 1 ने बृहस्पति की जबरदस्त ग्रेविटी फील्ड का फायदा उठाया और शनि की ओर बढ़ गया। बृहस्पति के प्रभाव के कारण इसकी सन रिलेटिव स्पीड में 57,450 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई थी। नासा का अनुमान है कि इसकी ईंधन कार्य क्षमता 13,000 किलोमीटर प्रति लीटर हाइड्रोजन है, जो काफी प्रभावशाली संख्या है। वॉयेजर 1 में इतना ईंधन है कि ये 2040 तक काम करेगा। दरअसल इसकी वास्तविक सीमा तो दूसरा ईंधन तय करता है, वो है प्लूटोनियम 238। प्लूटोनियम 238 ही वो ईंधन है जो इसके वैज्ञानिक उपकरणों और संचार यंत्रों को चलाए रखता है। प्लूटोनियम 238 के रेडियो एक्टिव फिशन से जो हीट मिलती है, उसकी मदद से हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर काम करते हैं। इसके छर्रे इरिडियम आधारित खास मिश्र धातु की खोल में बंद किए गए थे, ताकि अगर वॉयेजर 1 पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद किसी अनहोनी का शिकार होकर गिर जाए तो प्लूटोनियम 238 की वजह से पर्यावरण में रेडियो एक्टिविटी ना फैल सके। प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव फिशन का मतलब होता है कि समय के साथ ये धीरे धीरे कम हीट पैदा करेगा, और जब हीट कम मिलेगी तो थर्मल पावर जनरेटर कम बिजली पैदा करेंगे। इस समस्या को टालने के लिए नासा कम महत्वपूर्ण उपकरणों को बंद करता जा रहा है। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि कुछ उपकरणों को बीच बीच में बंद किया जाए, मगर ये समाधान पर्याप्त नहीं है। और 7 अक्टूबर 2001 तक वॉयेजर में बन रही बिजली की मात्रा 267.9 वॉट रह गई थी। ये लॉन्च के समय बनने वाली बिजली 470 वॉट का सिर्फ 57% है। गनीमत है कि अंतरिक्ष में घर्षण नहीं है, जो हाइड्रोजन का भंडार खत्म होने के बाद यान को आगे बढ़ने से रोक सके। मतलब वॉयेजर 1 आने वाले दशकों, सदियों या कई शताब्दियों और उससे भी आगे जो होता हो, उससे आगे तक बढ़ता जाएगा। ये यात्रा मेरी मृत्यु या कहें सभी जीव जंतुओं की मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी, और ये हमेशा आकाशगंगा की सैर करता रहेगा। अब आपको मैं यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। अभी तक आप ये ही सोच रहे होंगे कि वॉयेजर ही ऐसा पहला यान है जो सौरमंडल को छोड़कर गया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इससे पहले भी 2 अंतरिक्ष यान पायोनियर 10 और पायोनियर 11 को नासा ने मार्च 1972 और अप्रैल 1973 में छोड़ा था। ये 2 ऐसे पहले मानव निर्मित वस्तुएं थीं जिन्होंने 1990 के आसपास सौरमंडल को अलविदा कहने योग्य एस्केप वेलोसिटी हासिल कर ली थी। लेकिन फरवरी 1998 में वॉयेजर 1 पायोनियर 10 से आगे निकल गया। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि सितंबर 2012 में पायोनियर 10 और 11 पृथ्वी से करीब 16 अरब किलोमीटर और 13 अरब किलोमीटर दूर थे, मगर ये दोनों यान एक दूसरे से विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और 2 तीनों यानों से विपरीत दिशा में जा रहा है। यानी अगर वे 3 यान पश्चिम में जा रहे हैं तो ये पूर्व में जा रहा है। लेकिन सच कहें तो ये चारों यान कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। लेकिन यहाँ एक खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप मायूस हो जाएंगे कि दोनों पायोनियर के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। पायोनियर 10 के साथ 12 सालों से और पायोनियर 11 के साथ करीब 20 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। और आप समझ ही रहे होंगे कि देर सवेर वॉयेजर के साथ भी यही होने वाला है। उनकी बिजली के स्रोत के कमजोर पड़ने की बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। 2025 के आसपास इन दोनों के पास बिजली खत्म हो जाएगी और ये ना तो कोई इंफॉर्मेशन भेज सकेंगे और ना ही यान के चलने के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे। यानी वे कहां और किस हालत में हैं ये नहीं बता पाएंगे। इन दोनों यानों के डिजाइन करने वाले लोग बेहद ही इंटेलिजेंट थे। खास तौर से बड़ी बड़ी दूरियों पर सिग्नल भेजने के मामले में उन्होंने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। आपको एक बात और बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि केवल वॉयेजर में ही मानव सभ्यता और हमारी पृथ्वी से जुड़ी जानकारी रखी गई है, तो ऐसा नहीं है। पायोनियर 10 और 11 में भी यही नोट्स रखे गए हैं जिन्हें कोई भी हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है और सुन सकता है, बशर्ते इतना कि यान सही सलामत है। दोस्तों, वॉयेजर मिशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इसके अगले पार्ट में हम वॉयेजर 2 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वॉयेजर 2 से हमें ऐसी क्या बातें जानने को मिली जिनसे हम आज तक अनजान थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हुई हो तो उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं अगले पार्ट में उसको ऐड कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस चैनल की ओर भी एक नजर डालें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।